नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में अगर याद होगा तो कल हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी हिस्ट्री की, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। तो आपका गुलाम वंश हो गया था। आपका गुलाम वंश तक हो गया था प्रीवियस क्लास में। अगर किसी को याद होगा तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, गुलाम वंश तक कर लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? हमने आपसे बताया था कि आज हम लोग खिलजी देखेंगे। तो देखते हैं हमारा खिलजी वंश। बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारा खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 1290 से 1320 तक। केवल 30 वर्ष तक ये रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो एक और चीज आप याद रखिएगा खिलजी वंश के बारे में, कि सबसे कम शासन काल किसका देखने को मिलता है? खिलजी वंश का। सबसे कम शासन काल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे खिलजी वंश में हमें किसको किसको पढ़ना है। तो खिलजी वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, अलाउद्दीन खिलजी, वही पद्मावत वाला अलाउद्दीन। ठीक है। उसके बाद मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी को पढ़ेंगे। और ये वंश बस यहीं तक, इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में फ्लुएंटली क्वेश्चन आते हैं। एक ये चीज याद रखिएगा कि आपसे पूछे सबसे कम शासन किसने किया, तो खिलजियों ने किया, पर प्रभावशाली था। अब देखेंगे जलालुद्दीन को। तो जलालुद्दीन के बारे में आप इतनी बात याद रखिए कि ये तो एक तो पहली बात ये हो गई कि ये खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश की स्थापना कर रहा है, खिलजी वंश का संस्थापक है। इसने एक विभाग बनाया था जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उस विभाग का नाम याद रखेंगे, दीवान ए, दीवान ए वफूफ। दीवान ए वफूफ इसको क्या कहते हैं? व्यय विभाग। व्यय विभाग, दीवान ए वफूफ, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसकी हत्या कर दी थी। और आपने, जैसा कि आपने मूवी में देखा है, कि हत्या करके अब कौन शासक बनेगा? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। देखा होगा आप लोगों ने कि उसकी बेटी से शादी करता है। अब हत्या कौन करेगा? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन बनेगा अगला शासक। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन। तो बिना देर किए अब हम देखेंगे अलाउद्दीन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे हो गया। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में क्या इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं। इसको कौन सी उपाधि मिली है? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि। और यामिनी, यामिनी उल खिलाफत, यामिनी उल खिलाफत नसीरी, नासिरी, यामिनी उल खिलाफत नासिरी।
और अमीर उल मोमिनीन। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, थोड़ी देर आप लोग अब इधर ध्यान दीजिएगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, क्या जरूरत है मैं भी ऊपर ऊपर से बताऊँ और आपको सेशन खत्म कर दिया करूँ। पर मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं उनका पैटर्न और जो पूछने की जो उनकी अंदर की वो है वो गहरे होती जा रही है। अभी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वही आपके जो रटे रटाए क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन नहीं आते अभी। अभी आप हिस्ट्री में पढ़ के चलिए, आप हर चीज कवर करके चलिए। और मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें जो आपकी उपाधियां होती हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। तो अब जो इंपॉर्टेंट शासक होंगे उनकी कोई भी उपाधि होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उनसे जुड़ी किताब होगी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विभाग होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही समझते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में वो चीज़ फंस रही है नहीं फंस रही है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग तो होती है, जब तक मज़ा ना आए मज़ा लेने की कोशिश कीजिए। शासन, तो शासन इसका कैसा था, इसका भी शासन, ये भी शासन को बोलता था कि देवीय राजत्व, मतलब मैं राजा, जो मुझे समझ लो ऊपर वाले ने अपॉइंट किया है, ऊपर वाले के बाद मेरा ही है, मतलब जो कुछ हूं मैं ही हूं। और कैसा था, निरंकुशवाद था। कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम से पूछ लेता है कि शासन प्रणाली कैसी थी, तो वहां पे आप देवी राजत्व और निरंकुशवाद याद रख सकते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, साम्राज्यवाद नीति थी इसकी, और इसने सशक्त सैन्य बल की स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो सशक्त सेना बल की स्थापना। इसने स्थायी सेना बनाई, क्या बनाई, स्थायी सेना बनाई। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने बृहत आर्थिक सुधार किए। और बृहत आर्थिक सुधार में नगद वेतन, सैनिकों को बोल अपने जो है नगद वेतन देना स्टार्ट किया। और हुलिया व दाग प्रथा चलाई, हुलिया व दाग प्रथा। अब इंसानों का हुलिया लिखा जाने लगा कि सैनिक है तो उसका हुलिया कैसा है। अब जानवरों का तो हुलिया याद नहीं रख सकते, तो जानवरों को दाग दिया जाता था, उन पर दाग लगा दिया जाता था। 1 नंबर घोड़ा है, 2 नंबर घोड़ा है, या एक तरह की मोहर लगा दी गई कि ये हमारे साम्राज्य का घोड़ा है, ताकि उनकी गिनती और उनका जो जो कुछ है डिटेल्स उनकी, मतलब उसने समझ लो डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया कि हमारे पास पूरा डेटा रहे। तो उसने लिखने का काम किया, हुलिया व दाग प्रथा चला के। इसके बाद बात करेंगे तो इसके आर्थिक सुधारों को देखेंगे। तो इसने काफी आर्थिक सुधार किए हैं। आर्थिक सुधार में देखेंगे तो क्या है, भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली, भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली। इसने 2 विभाग बनाए, जो आपके इसने अर्थव्यवस्था से जुड़े जो काम किए उसमें से 2 विभाग बनाए। एक विभाग बनाया दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ये कैसा था, ये टैक्स कर इकट्ठा करने का काम करता था। और एक विभाग बनाया दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। ये क्या काम करता था, तो ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़े काम करता था, दीवाने रियासत, ठीक है। इसने बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की। इसके टाइम पे क्या हुआ, देखा इसने कि जो भी हम सैनिकों को वेतन दे रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग, मतलब जो है बाजार मतलब में बहुत महंगाई है। तो इसने कहा हम सैनिकों का वेतन कब तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो इसने इस प्रोसेस को समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतना वेतन दे रहे हैं पर्याप्त क्यों नहीं हो रहा।
तो इसने देखा, तो इसको एहसास हुआ कि अगर हम बाजार का, मतलब मान लो भाई हर इंसान की जरूरत क्या है, गेहूं, चावल और जो एसेंशियल चीजें हैं वही सब होती होंगी। भाई उस टाइम पे हो सकता है जौ लोग खाते हो तो जौ रहा होगा, तो यही उसकी जरूरी चीजें होंगी। अगर हम उन पे बाजार के मूल्यों पे, सामान पे अगर हम नियंत्रण ले आए तो हमें बहुत ज्यादा वेतन देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने वस्तुओं के दाम राज्य के द्वारा तय करना स्टार्ट किया कि अब जो भी वस्तुओं का दाम होगा वो हम तय करेंगे। दूसरी बात है, माप तौल का मानकीकरण किया। क्या किया? माप तौल का मानकीकरण, माप तौल का मानकीकरण किया। ठीक है। इसने एक सहनाई मंडी पद, इसके वहां एक अधिकारी था, होता था, वो कहते थे सहना ए मंडी। सहना ए मंडी कौन होता था? वो आपका बाजार निरीक्षक होता था, बाजार अधीक्षक। बाजार अधीक्षक को क्या कहते थे? शहनाई मंडी कहते थे। ऐसे वरीद होते थे जिनको गुप्तचर कहते थे, नाजिर होते थे माप तौल अधिकारी कहते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कि इसने काम का क्या किया, क्या क्या बनवाया, इसके द्वारा कार्य क्या क्या किए गए, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसने बनवाया अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाया। दूसरा चीज क्या बनवाया? दूसरा चीज इसने बनवाया सीरी का किला, सीरी का किला। अच्छा, अलाई दरवाजा को पता है इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं, इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार। इसने सीरी का किला बनवाया और क्या बनवाया? 1000 खंभा महल बनवाया, 1000 खंभा महल बनवाया। और इसने क्या किया? और इसने जमायत खाना मस्जिद बनाया, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया। एक बात का ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को बहुत मतलब झेला है। क्या? नोट करके डाल लीजिएगा कि मंगोल आक्रमण, जब भी आए मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा किसके समय पे हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुए मंगोल आक्रमण सर्वाधिक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा है, उसमें एक मलिक काफूर दिखाया गया है। मलिक काफूर, उसका क्या था? गुलाम था, गुलाम था। गुलाम का क्या नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो इसका गुलाम था, वो इसका चीफ कमांडर भी था, और इसी ने किया है दक्षिण अभियान। इसका दक्षिण अभियान बहुत फेमस है, इसका दक्षिण अभियान बहुत फेमस है। क्यों? देवगिरी, वारंगल आदि पे इन्होंने दक्षिण अभियान किया है। और वारंगल के कहाँ पे किया लिख दूं मैं, देवगिरी और वारंगल। इसी वारंगल में काकतीय शासक रुद्रदेव, काकतीय शासक कौन थे? रुद्रदेव। रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दिया था, रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा किसे दिया था? इनको दिया था। फिर इसके चित्तौड़ अभियान, ये जो है चित्तौड़ अभियान, ये सब आपके, ये वाला अभियान मलिक काफूर ने पूरा किया था। चित्तौड़ अभियान आपका खिलजी। ठीक है, वही चित्तौड़ अभियान में आप नाम सुनते हैं किसका? राणा रतन सिंह। और उसी में आप नाम सुनते हैं एक रानी पद्मावती। और इन सब के बारे में किसने लिखा है अपनी किताब में? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। किस किस किताब में लिखा है?
किताब का नाम है पद्मावत। पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की किताब है पद्मावत, उसी में लिखा है, ठीक है। तो ये इतनी कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट थी इसके इससे जुड़ी। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद बनता है मुबारक खिलजी। इसके बाद कौन शासक बनता है? मुबारक खिलजी बनता है। मुबारक खिलजी बनता है। मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा कहता था, और इसके बारे में सबसे अद्भुत बात देखने को मिलती है, तो ये स्त्रियों के वस्त्र पहनता था, स्त्रीय वस्त्र पहनता था, ठीक है। और इसका सेनापति था नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो पहले मूल रूप से हिंदू था, ये जो है, ठीक है। और यहीं से चालू होती है आपका, ये खत्म होता है वंश। मुबारक खिलजी के बारे में और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ बताने के लिए ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका खिलजी वंश। आई होप खिलजी वंश आपको समझ में आया होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, 30 वर्ष तक सबसे कम शासनकाल। जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक खिलजी, 3 शासक थे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं करवा देता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा। अमीर खुसरो किस भाषा के विकास में उन्होंने जो है अग्रगामी भूमिका निभाई है? ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, या भोजपुरी में? तो आप याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्र अग्रगामी भूमिका निभाई, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने भूमिका निभाई है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है? तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, या नसरुद्दीन महमूद तुगलक? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक होगा आपका राइट आंसर, डी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की कौन कौन सी मुद्राएं थी, 2 प्रमुख मुद्राएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सल्तनत काल की। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, अब एग्जाम्स में वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जित्तल किसने चलाया, या ये जो ऐसे नहीं आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। तो बताइएगा, 1 नंबर दाम, जीतल, 3 नंबर रुपया, या 4 नंबर टका? कौन सी 2 मुद्राएं जो सल्तनत काल की हैं? तो याद रखिएगा, एक तो आपका 2 नंबर जीतल, और तीसरा आपका 4 नंबर टका, टंका, सॉरी टका नहीं टंका। ये 2 धातुएं जो हैं, जो मुद्राएं हैं, ये आपकी सल्तनत काल की हैं। तो आपका डी आंसर हो जाएगा सही, 2 और 4, डी आंसर हो जाएगा सही। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब हुआ? ये मैंने एक दिन और पूछा था। तो ये आपके तुर्कियों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तुर्कियों ने इस खेल को फेमस किया। किसने एक तरफ
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेरशाह या अकबर। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, तो ये आपके महमूद गजनबी हैं। बी होगा आपका राइट आंसर। बी होगा आपका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? वही मैंने बताया था, नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के बाद बनता है, और इसको एक उपाधि मिली थी जिसको कहते हैं गाजी मलिक। तो गाजी मलिक होगा आपका राइट आंसर। देखो उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा गया, उपाधि से पूछ लिया गया। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, माशा, तोला, द्रोण। तो तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। रत्ती आई थिंक ग्राम के कुछ इर्द गिर्द होता है, एक बार देख लीजिएगा, एक नेट पे सर्च करिएगा, एक रत्ती इज इक्वल टू। मैं आपको देख के बता ही देता हूँ, आप लोग तो देखेंगे नहीं। एक रत्ती जो है वो आपकी लगभग 0.1215 ग्राम के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम से बहुत कम, 0.12 ग्राम लगभग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन कर रहे हैं ये कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने आपके डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, ये अभी नहीं बताया, ये तब तुगलक बताऊंगा तब बताऊंगा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? थोड़ा मतलब पागल राजा कहते थे, पर ये था बहुत पढ़ा लिखा, दिल्ली का बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था, काफी जानकार आदमी था, पर इसने जो किया उल्टा हो गया। ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा सुल्तान
नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। भाई वो कैसे अलाउ कर देते किसी नए धर्म को चलाने के लिए? वो कैसे अलाउ कर देते भाई? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का। तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है ये होगा आपका राइट आंसर। भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए इसने एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया। वह था इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी? तो ये हैं आपके फिरोज शाह तुगलक, जिनको मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुमारो जो है हम लोग तुगलक करेंगे। उसके बाद फिर एक दिन मैं सैयद और लोधी दोनों करवा दूंगा। उसके बाद क्या पढ़ना है? तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पहले सल्तनत काल आपका जब खत्म होगा तब विजयनगर करेंगे। विजयनगर के बाद करेंगे हमारा जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन करेंगे। धार्मिक आंदोलन करने के बाद सूफी आंदोलन करेंगे। धार्मिक आंदोलन में ही सूफी आंदोलन भी आ जाएगा, पहले भक्ति आंदोलन फिर सूफी आंदोलन। फिर करेंगे हमारा मुगल काल। क्या करेंगे? मुगल काल करेंगे। और उसके बाद मराठा, फिर यूरोपीय आगमन के साथ हम इसको समाप्त कर देंगे। जैसे यूरोपियों का आगमन होने वाला होगा और जो राजा परमिशन देंगे वो हम उसको उसमें पढ़ेंगे, बाकी पूरा आपका फिर जो है आधुनिक इतिहास आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बताइएगा। मान के चलिए 7-8 क्लास में आपकी मिडवल और बची है 8 क्लास मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो एक बार उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।